आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। आप सबको पता ही होगा कि हमने जिस इश्यू पे बात की और वो इश्यू था पीएम पैकेज को लेके, और उसमें जो एपेक्स कमेटी बनी थी 2009-2010 में, 12 में भी 13 में भी उनकी मीटिंग हुई थी। और उसी सिलसिले में आज हमारे साथ हमारे बीच में जतिन भट्ट जी हैं, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं एनसीए माइनॉरिटी सेल के। जतिन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। जतिन जी, सबसे पहले आपको पता है कि जो एपेक्स कमेटी बनी थी उसके बारे में हम लोग, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि हम उसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सब बातें सामने आए कि उस टाइम पे क्या डिसीजन होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, वो ये है कि जो बॉन्ड की बात है, अभी तक किसी भी कम्युनिटी में, मतलब जितने भी हमारे पास एपेक्स कमेटी के मेंबर आए, उन्होंने बॉन्ड की बात को क्लियर नहीं किया कि ये क्या ये बॉन्ड आपके सामने डिस्कस हुआ था करना है कि ये पहले ही हो चुका था, और अगर हो गया तो फिर आपने इस चीज को रोका क्यों नहीं? ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा रोहित जी, एपेक्स एडवाइजरी कमेटी फॉर पीएम पैकेज के लिए बनाया गया था, रिलीफ एंड ये रिहेबिलिटेशन रिगार्डिंग। तो जैसे उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने थे 2009 में, वो जनवरी में बने थे, तो मैंने फेब में उनसे मुलाकात की थी। तो पीएम पैकेज का तब तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, तो आई डिस्कस, तो मैंने डिस्कस करने के बाद उनसे कहा कि इसको इमीडिएट बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए क्योंकि नीड है हमारी। तो फिर प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो पीएम पैकेज के लिए एसआरओ अलग से बना। फिर उस चीज में हम नहीं गए कि इसके लिए जो भी कानून बनाने थे वो अलग से बनाना था, क्योंकि एक स्पेशल पैकेज थी, पीएम पैकेज फॉर माइग्रेंट्स। तो हमारा आइन हमें इजाजत नहीं देता है कि हम अलग से किसी वर्ग के लिए एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज दें। तो उन चीजों को करने के लिए, ताकि रास्ता हमवार हो जाए, उस चीज के लिए उन्होंने बहुत सारे उसके रूल्स जो है अलग से बनाए, जिसको एसआरओ 412 बनाया गया। उसके अंदर उन्होंने क्या क्या रखा उसके बारे में एपेक्स एडवाइजरी कमेटी में डिस्कशन नहीं हुआ। एपेक्स एडवाइजरी कमेटी में डिस्कशंस होते थे कि हम कैसे इस कंपोनेंट को इंप्लीमेंट कराएं, जो पीएम पैकेज दिया गया था उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और कैसे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए। हमारा उस टाइम टारगेट था कि इसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि जो हमारे नौजवान थे, जो पढ़ लिख के अभी बैठे हुए थे, बेरोजगार थे, कुछ हमारे ऐसे नौजवान थे जो ओवर एज भी हो चुके थे, तो ये हमारे में हमें खटक रहा था कि जो नई और जनरेशन है, कोई और एक हमारा ऐसा ओवर एज की तरफ ना जाए। तो हमने इमीडिएट इंप्लीमेंट करने के लिए उस पर जोर लगाया। एपेक्स कमेटी में हमने उस चीज पे डिस्कशंस किए कि इसको इमीडिएट इंप्लीमेंट किया जाए, और फिर उसके लिए जो जो कानून बनाने थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट था, और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो उसमें डाला वो उन्होंने डाला। उसका हमें तब तक नहीं पता था कि इसमें क्या क्या चीज डाली गई है। तो बट उसके बाद जब हमें पता चला कि इसमें एक बॉन्ड भी रखा गया है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ बच्चों ने वो बॉन्ड दिए भी थे और दे वर रेडी टू गो, तो उन्होंने ज्वाइन भी उसके बाद किया। हाँ, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे नौजवानों में, हमारे जो पढ़े लिखे लड़के थे, जो हमारी बहनें थी, उनमें ये था कि हमें जॉब करना है। और हालात भी, मैं आपको टच कर रहा हूं इसकी तरफ, कि हालात भी वैसे थे कि आम इंसान जा सकता था वहां। हालात काफी हद तक ठीक हो चुके थे जब 12 में या 10 में इसकी पहली अपॉइंटमेंट लेटर दिया, तो हालात किसी हद तक ठीक हो चुके थे। और इसलिए हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान थे, जो हमारी बहनें थी, वो रेडी थी कि हम जा सकते हैं उस माहौल में। तो उस चीज पे डिस्कशन जी जरूर जानना चाहेंगे कि अभी आपकी तरफ से अगर आज की हम बात करें, या तो फारूक साहब का या उमर साहब का या किसी सीनियर लीडर आपकी पार्टी से, इन एम्प्लॉयज के जो 200 दिन से ज्यादा यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, इनके लिए कोई सुध नहीं लेने आया? इनसे किसने बात नहीं की? देखिए, पार्टी हाईकमांड की डायरेक्शंस पे जैसे वो यहाँ आए तो मैं गया था, मैंने वहाँ उनसे बात की, तो जो उनके इश्यूज थे मैंने हाईकमांड तक पहुंचाने की कोशिश की है वो। तो उस सिलसिले में हाईकमांड का यहाँ आने के बाद जब मैं उनसे बात करूंगा, तो अगर वो रेडी होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको
हम पॉलिटिक्स के साथ जोड़े। अगर हमारी हाई कमांड भी इस मुद्दे में पड़ती है तो कहीं ना कहीं फिर लोग कहते हैं कि शायद ये इनको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। तो उस चीज की वजह से मैंने अभी अपने हद तक ही रखा है। मैं गया था उनसे, मैंने बात की थी जी। और अगर वो भी विलिंग होंगे तो मैं उनकी बात करा सकता हूँ और हाई कमांड से वो डिस्कस करके जो भी इसमें एमिकेबल सोल्यूशन निकल सकता है वो हम करेंगे। ये हमारे बच्चे हैं, ये मेरे साथी है, मेरे भाई है, मेरी बहनें हैं, इनके लिए जो भी मैं कर सकता हूँ मैं वो करूंगा और जी। पीछे नहीं हटेंगे हम। जी जतिन जी, ये जरूर जानना चाहेंगे हम कि उस समय आपकी सरकार थी, आप पावर में थे और ये डिसीजंस आपके सरकार के थ्रू ही हुए हैं, लेकिन अगर 1400 कुछ फैमिली जॉब्स दी गई उस टाइम पे, लेकिन उतनी एकोमोडेशन तैयार नहीं थी। ये लोग चले गए लेकिन एकोमोडेशन अभी भी नहीं है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर उस टाइम की बेस मजबूत होती तो आज ये सफर नहीं करते? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा ना, देखिए हालात वैसे थे कि हमें ये डर नहीं था कि अगर कोई किसी दूसरी जगह वहाँ के मेजॉरिटी कम्युनिटी के पास भी रेंट पे जाए तो उसको डर नहीं लग रहा था। उस टाइम वो गए भी। आपने बड़ी सारी फैमिलीज देखी होंगी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के पास रेंट पे थी। चूंकि शुरुआत थी, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमें उन चीजों में उस टाइम देखना चाहिए कि उस टाइम के हालात क्या थे। हमने उस टाइम ज्यादा से ज्यादा जोर इस पे दिया कि ये पैकेज इंप्लीमेंट होनी चाहिए। फिर उसमें ये कंपोनेंट भी हमने डिस्कस किया कि जब यहां से हम जाएंगे तो ये कहाँ रहेंगे। तो उसके लिए जो अकोमोडेशन उस टाइम वार फुटिंग पे बनाई गई तो वो रेडी हो गई। लेकिन उसके बाद आप देखिए ना, उसके बाद तो उस पर पहल ही नहीं हुई है ना। उस टाइम तो हमने जितना बना सकते थे उतना, क्योंकि 2014 तक ही हमारी सरकार थी और 14 में ही वो पहले कुछ महीने हमारे वो फ्लड की वजह से उसमें काम नहीं हो पाया। तो समझ लीजिए 2013 तक ही हमारी हुकूमत जो फंक्शनल थी, जिसने वहां पे इस पीएम पैकेज के लिए काम किया। तो बड़े सारे हमने क्वार्टर्स बना दिए और बहुत सारी जगह आइडेंटिफाई की थी जहां पे हमने कहा था कि हम इनके लिए अकोमोडेशन बनाएंगे। अभी अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, जो क्वार्टर्स को लेके भी बहुत बड़ा इश्यू है, तो आपको लगता है कि जो आज की सरकार है जो काम कर रही है और वो कह रही है कि हमने ऑलरेडी इतने क्वार्टर्स बनाए हैं, तो क्या ये चीज आपके समय से अभी तक इतना डिले क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कारण? मैंने आपको पहले ही कहा ना, हमने 2010 से लेके 2013 तक 14 तक जितने हम वार फुटिंग पे बना पाए हमने वो बना दिए। और मैं आपको एक चीज और कहूँ, इसमें हमने 2 रूम सेट की बात की हुई है जी। और उस टाइम 2 रूम सेट्स की बात की है। आप शेखपुरा देखिए, आप मटन में देखिए, या आप नए जो क्वार्टर्स वहां बने हैं वो देख लीजिए। बट आज की डेट में आप ये 1 रूम टेंट में आ गए हैं, 1 रूम सेट बना रहे हैं। तो 2000 आप मुझे 2008-14 के बाद बताइए ना, 2014 के बाद कितने इन्होंने क्वार्टर्स बनाए, कितने उन्होंने नए क्वार्टर जो बनाए हैं वो एम्प्लॉयज को अलॉट किए हैं। वो तो जो काम अभी चल रहा है ना के बराबर है। जी जी। जतिन जी, एक और चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी हालात बने हुए हैं, थ्रेट्स भी आ रही हैं और उसके साथ साथ सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार के टाइम पे सिक्योरिटी इनको मिल रही थी कि ये इशू अभी भी वैसा ही है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, उस टाइम सिक्योरिटी के जो सिचुएशन थी वो काफी बेटर थी। मिलिटेंसी जो है वो लिमिटेड हो गई थी, 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में 100-150 का आंकड़ा था। ये आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। तो वो डर का माहौल खत्म हो चुका था, अच्छे से ये रह रहे थे वहां पे। हाँ, जहां पे जरूरत थी इनको सिक्योरिटी देने की वहां पे सिक्योरिटी दी गई थी। जैसे जहां जो कैंप्स बने थे वहां पे पिकेट्स थे, सो दैट कि इनकी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त किया जाए। बट माहौल एक सबसे जरूरी बात इसमें है कि माहौल, वो माहौल होना चाहिए जहां आप अपने आप को सिक्योर फील करें। एम्प्लॉयज तब गए थे वहां जब उनको सिक्योर फील हुआ था, तो वो गए थे। आज उनको सिक्योर नहीं फील हो रहा है, वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। दैट्स वाई कि वो वहां से फिर से भाग के आ गए। तो हमारा ये तो कंसर्न है कि हम देखिए, जान है तो जहान है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो अपनी जान बचा के यहाँ पे आए, वो ऐसे नहीं भाग के आए। तो उनकी उसकी तरफ ध्यान देना है कि इनकी सिक्योरिटी कैसे इंप्रूव की जाए। इनके अकोमोडेशंस का इशू आ रहा है अभी, वो कैसे इंप्रूव किया जाए। तो इन चीजों पे गवर्नमेंट को अभी ध्यान देना चाहिए। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के इस टाइम हमारी यूटी में है हम, तो डायरेक्ट हम होम मिनिस्ट्री के अंडर आ रहे हैं, डायरेक्ट हम सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें है। तो ये कौन सा इतना बड़ा इशू है, इस इशू को जल्द से जल्द टैकल किया जाए, अकोमोडेशन बनाई जाए पूरी तरह और पूरी सिक्योरिटी दी जाए। जो इनकी डिमांड है कि रिलोकेट करना, फॉर अ टाइम बिंग डेपुटेशन पे इनको लाना,
इनके रिलोकेशन का मतलब वो है। तो क्या लगता है आपको सरकार को ये करना चाहिए? डेफिनेटली मैं इनकी इस डिमांड के साथ हूँ, क्योंकि हालात वैसे नहीं है कि वहाँ फ्रीली काम कर पाए। अब गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के दावे हैं कि हम इनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे ट्रांसफर करा रहे हैं, तो वहाँ पे ये सिक्योर है। लेकिन हमने खुद देखा है राहुल जी की जो शहादत हुई वो एक मजिस्ट्रेट के ऑफिस में हुई है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी सिक्योर नहीं है वहाँ पे, हालात सॉफ्ट टारगेट इनको बनाया जा रहा है। तब तक, जब तक वहाँ हालात पे काबू किया जाता है, तब तक इनको किसी जगह रिलोकेट किया जाए, चाहे हमारे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे सेक्रेटरीट के साथ रखा जाए। बड़े सारे इदारे हैं जहाँ ये काम आप कर सकते हो और अपनी खदमात दे सकती है। जी जतिन जी, जतिन जी, हम ये जानना चाहेंगे कि 370 हटा, 35 से 370, आपके पार्टी का स्टैंड तो हमें पता है कि क्या है, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि वाकई में कश्मीर उसके बाद बहुत बदल गया ऑन ग्राउंड? जैसे टूरिज्म इतना बढ़ गया है, लाखों की तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें हो रही है वहां पे, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको क्या लगता है कि कितना बेनिफिट हुआ है 370 हटने से? देखिए रोहित जी, टूरिज्म बढ़ना हालात ठीक होना नहीं है। हालात ठीक होना है जब आप, मैं और वही हमारे एम्प्लॉयज वहाँ पे फ्रीली घूमे, विदाउट सिक्योरिटी घूमे, तो तब हमें लगेगा कि हालात में फ़र्क हुआ है। हालात मुझे लगता है बद से बदतर है, अभी हालात ठीक नहीं है। जो ये आंकड़ा बता रहे हैं टूरिज्म के हवाले से, उसमें इन्होंने काफ़ी सारे उधर इधर से जोड़ के वो आंकड़ा बनाया। मान लीजिए वो आंकड़ा है टूरिज्म का, ठीक है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आपके हालात वहाँ ठीक है। फिर हमारे बच्चे आज जम्मू में क्यों गुहार लगा रहे हैं सिक्योरिटी की, अपनी जान बचाने की, वो फिर नहीं होता। और जहाँ तक आपने कहा कि 370 के बाद हमारे लिए हमें क्या बेनिफिट हुआ है उससे, मुझे नहीं लगता है हमें कोई उससे बेनिफिट हुआ। उससे तो हमारे नुकसानात हुए हैं। हमारे बच्चों के जॉब जो थे, पहले हम compete करते थे, आप अपने ही बच्चे यहाँ पे JNK से जो थे वो करते थे। जैसे लैंड का इशू है, लैंड हमारा सेफ रहता, ये आज का नहीं है, ये महाराजा के टाइम का रखा हुआ था। क्योंकि हमारी रियासत एक ऐसी खूबसूरत और ऐसी एक रियासत है जहाँ हर कोई चाहता है कि मैं यहाँ आऊँ, तो उस लिहाज से भी रखा गया था कि यहाँ पे ये चीज़ें रहनी चाहिए। तो वो भी हटा दिया गया। तो अब तो मतलब आपने और भी देखा होगा, जो क्राइम है वो थोड़ा बढ़ चुका है, और जो ड्रग्स वगैरह का भी है उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी हमने देखा पिछले कई 2-3 साल से कि उसका ग्राफ भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तो ये सारे इश्यूज जो जब हम देखते हैं तो इससे हमें लगता है कि ये गलत हुआ है हमारे JNK के साथ। मैं आपको उस टाइम की गवर्नमेंट की मंशा बताना चाहता हूँ, और उमर साहब के ख्यालात की बात भी करूँगा मैं यहाँ पे। उन्होंने अपेक्स एडवाइजरी कमेटी बनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीरी पंडित्स की है और हर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनसे आप मेंबर्स लाइए, क्योंकि हमें डिस्कस करना है रिहेबिलिटेशन। तो इनकी वापसी कैसे हो सकती है, इनके डे टू डे प्रॉब्लम्स जो है वो कैसे हम कैटर कर सकते हैं, उनको कैसे कम कर सकते हैं, उस चीज के लिए उन्होंने अपेक्स एडवाइजरी कमेटी बनाई थी। तो कुछ मेंबर्स ने बायकॉट किया, ये उनका अपना निजी फैसला था, हमें उसके साथ नहीं कर देखना है, वो खुद आप उनको बुला लीजिएगा। बट जितने भी मेंबर्स थे, मैं आपको कह दूं कि सबका एक योगदान रहा है, और सब ने अपनी अपनी तरफ से अपनी बात रखी है। मैं आपको कई इश्यूज बोल सकता हूं जिसमें अपेक्स एडवाइजरी कमेटी की तरफ से जो पहल की गई, और उसमें हमने वो फैसले करवाए और वो जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट कराया। मैं आपको बता दूं, जैसे रिलीफ एनहांसमेंट, ये अपेक्स एडवाइजरी कमेटी ने काफी जोर शोर से उठाया और इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया। उसके बाद आपको मैं बता दूं, जो हमारे यही पैकेज के एम्प्लॉयज थे, इसमें एक होता है हमारा कि रिजर्वेशन होती है। तो रिजर्व पोस्ट होते हैं। जो रिजर्व पोस्ट थे हमारे, चूंकि हमारे में रिजर्व नहीं होते हैं, रिजर्व कैटेगरी नहीं होती है, तो वो कैटेगरी को ये कैटेगरी को हटाने के लिए हमने इसमें, अगर आप एज पर रूल चलेंगे तो आपको 3 महीने का कुछ गैप देके करना पड़ता है, फिर एडवर्टाइज करनी पड़ती है, फिर दोबारा से एडवर्टाइज, फिर दोबारा से एडवर्टाइज करना पड़ता है। तो इट विल टेक मिनिमम आई थिंक 6 मंथ्स तक ले सकता है ये।
बट हमने ये उमर साहब से बात की, हमने कहा, और एपेक्स एडवाइजरी कमेटी में भी ये बात उठी कि इस चीज को ऐसे लिंगर ऑन नहीं होना चाहिए, इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। तो उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग बुला के उसको एक मीटिंग में उसको खत्म कर दिया कि इसको दोबारा से रीएडवर्टाइज किया जाए और इसको ओपन किया जाए। ये करवाया हमने। एज रिलैक्सेशन का मसला आया था हमारे पास, बच्चे अप्रोच करते थे कि एज रिलैक्सेशन थोड़ा सा होना चाहिए इसमें, तो वो भी हमने उस टाइम एज रिलैक्सेशन करवाई। अच्छा, जो हमारे ये अभी वहाँ पे डेली वेजर्स थे, इनको रिमूव करने की बात आ रही थी, उसको हमने कंटिन्यू करवाया। उस टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, उसके बाद उनको निकालना था इन्होंने, वो आए हमारे पास, हमने उनको कंटिन्यू करवाया। इसी तरह डे टू डे देखिए, कश्मीरी पंडित की बहुत सारी इश्यूज है, चाहे वो माइनर से लेके मेजर तक बहुत सारे इश्यूज है जो डे टू डे लाइफ में आते हैं। जो आपके डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है वो हमारे पास आते थे, हम वो भी उसमें डिस्कस करते थे। जैसे राशन का इशू आता था, कभी रिलीफ का इशू आता था, तो ये हम डिस्कस करके उसी टाइम ऑन द स्पॉट ये मसले हल करवाते थे। कभी डिले हुआ था राशन का, कभी डिले हुआ था रिलीफ में, तो वो चीज़ें हम वो भी वहीं पे ऑन स्पॉट। लेकिन मैंने आपको कुछ बड़े इश्यूज के बारे में कहा कि जो हमने एपेक्स एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस करके उनको करवा दिया। जी, आखिर में जतिन जी की मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जतिन जी बहुत सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, एक्टिव हैं वहां पे, बट ये हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं और बहुत कम बोलते हैं मुद्दों के बारे में। लेकिन ये जो मुद्दा है, इसमें आखिर में हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से हमारे जो एम्प्लॉइज हैं पीएम पैकेज में, इनके लिए कोई एक संदेश। जी, मैं इनको कहूँगा कि मैं आपके साथ हूँ, हमारी पार्टी आपके साथ है, और जो भी मैं कर सकता हूँ, मैं अभी आने वाले समय में मुझे लगता है 1-2 दिन में मुझे श्रीनगर भी जाना है, तो मैं डॉक्टर साहब से, उमर साहब से बात करके देखते हैं हम भी क्या कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ फिलहाल कि मैं इनकी आवाज़ जो है पार्लियामेंट तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, और ये मैं इनको कह रहा हूँ कि जब भी हमारी कभी ज़रूरत पड़े तो मैं आपके साथ हूँ, इस डिमांड में भी मैं आपके साथ हूँ, ये होना चाहिए अभी। और मेरी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी मेरी तरफ से अपील रहेगी कि इस मसले में जल्द से जल्द इसका निवारा किया जाए और जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए। क्योंकि वो बच्चे बड़े परेशान हैं, उनकी कभी तनख्वाह बंद की जाती है, कभी ऑर्डर निकलता है कि आपको ज्वाइन करना है, तो काफ़ी परेशान है। कई बच्चों से मेरी बात हुई, कि वो रो रहे थे कि हमारी घर की क्या प्रॉब्लम्स है। और जो ये अभी रिसेंट एक और थ्रेट आई है, जिसमें एक लिस्ट बाज़ाब्ता उन्होंने टेररिस्ट्स ने की है कि इसमें ये हमारे टारगेट लिस्ट पे है, तो उनमें से भी काफ़ी बच्चे जो है परेशान थे, रो रहे थे वो, और घर वाले उनके परेशान हैं। तो इसलिए ये इंसानी तौर पे ये मसला हल करना चाहिए। और होम मिनिस्टर साहब से और हमारे एलजी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि उनके साथ एक पहल की जाए, एक बातचीत शुरू की जाए, ताकि उनको भी लगे कि वो अपना दर्द बांटना चाहते हैं, उनको भी लगे कि हम किसी के सामने अपना दर्द बांटना चाहते हैं। क्योंकि भगवान के बाद तो आपको धरती पे जो है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन आज की डेट में है, और जैसे प्राइम मिनिस्टर है यही होते हैं, इन्हीं से हम अपनी बात कर सकते हैं। तो ये भी चाहते हैं कि हम अपने दर्द को बांटें उनके साथ, और उनके साथ एक इसमें क्या है, एक बातचीत शुरू हो जाए और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, बातचीत से ही हल निकलता है। तो मेरी यही अपील रहेगी कि वो जल्द से जल्द इसमें हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद जतिन जी आपका। तो जैसा कि आप सबने देखा कि एक और मेंबर जतिन जी, जिन्होंने एपेक्स कमेटी के मेंबर हैं, और इन्होंने बहुत सी चीज़ों का और खुलासा किया, और ये भी कहा कि जो इश्यू है इसका हल बातचीत से ही निकल सकता है, और सरकार को भी पहल करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया खर के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज़।